सेकंड जो रिजल्टेंट था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब मैंने बताया था प्रभावी, जो अपना इफेक्ट छोड़ता है। यह लॉ था किसके आधार पर? F1 जनरेशन के आधार पर। लॉ इज डिपेंड अपॉन द F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने देखा था F1 जनरेशन क्या आई थी? कैपिटल टी, कैपिटल टी। और ये जो F1 जनरेशन आई थी, ये सारे के सारे क्या आए थे? हाइब्रिड टोल। सारे क्या थे? हाइब्रिड टोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 जनरेशन के अंदर जो हेटेरोजाइगस था उसमें सिर्फ एक यूनिट फैक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। सो इन द F1 जनरेशन, इन द हेटेरोजाइगस लिखेंगे हम उसको, क्योंकि कैपिटल सी स्मॉल टी है, दोनों अलग अलग फैक्टर हैं। हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन, ओनली वन यूनिट फैक्टर, ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेस इज सेल्फ। सिर्फ एक यूनिट फैक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, जो कि क्या था? कैपिटल टी। एंड अदर कैन नॉट एक्सप्रेस इज सेल्फ। और दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो जिसने अपने आप को एक्सप्रेस किया था वो क्या कहलाएगा? डोमिनेंट फैक्टर। और जिसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, वो क्या कहलाएगा? रिसेसिव। क्या कहलाएगा? रिसेसिव। वंस मोर, लॉ ऑफ डोमिनेशन में क्या कहता है कि जब मंडल ने मोनोहाइब्रिड किया तो F1 जनरेशन जो कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टोल आए, वहाँ पे सिर्फ कैपिटल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। सिर्फ कैपिटल टी का जो फैक्टर था उसका जो करेक्टर था वो रिप्रेजेंट हुआ F1 जनरेशन के अंदर, और स्मॉल टी का कोई भी करेक्टर रिप्रेजेंट नहीं हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ कि कैपिटल टी ने स्मॉल टी के करेक्टर को क्या कर दिया? सुप्रेस कर दिया। तो जिसने अपने आप को एक्सप्रेस किया कैपिटल टी ने, उसको तो क्या माना गया? डोमिनेंट फैक्टर। और जो सुप्रेस हुआ, जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, उसे क्या बोला गया? रिसेसिव। तीसरा जो लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है? अलग होना। क्या होना? अलग होना एक दूसरे से। इसके अकॉर्डिंग क्या था? अकॉर्डिंग टू इट, फैक्टर आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। जिसे मैंने पहले लॉ में बताया था, फैक्टर आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। फर्स्ट लॉ में मैंने यही बात बताई थी कि जो फैक्टर्स होते हैं वे हमेशा किस में होते हैं? जोड़े में मौजूद होते हैं फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर, फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर के लिए जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा जोड़े में होते हैं। बट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, but during the gamete formation,
लेकिन जब गैमेट्स का निर्माण करना होता है, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, गैमेट फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। यानी कि ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस या गैमेट फॉर्मेशन बोथ द फैक्टर और एलील segregate from each other एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं एंड goes inside the different gametes, goes inside different gametes। देखिए, मान लिया ये 2 क्रोमोसोम है, ये मान लो किसी के पास 2 ही क्रोमोसोम है, ठीक है, यानी कि 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये मान लिया हम किसी के पास क्या है 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और ये डिप्लॉयड नंबर है, ये क्या है डिप्लॉयड नंबर है। जब ये मियोसिस के द्वारा गैमेट फॉर्मेशन करेगा तो एक क्रोमोसोम अलग में जाएगा और एक अलग में जाएगा, तो इसको जो गैमेट बनेंगे वो क्या बनेंगे हैप्लॉइड। तो अगर यहाँ पे फैक्टर थे जो जोड़े में थे तो एक फैक्टर इस तरफ चला गया और एक इस तरफ चला गया, यानी कि एक गैमेट्स के अंदर क्या होता है एक ही फैक्टर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि गैमेट्स अपने आप में क्या होते हैं प्योर होते हैं, यानी कि गैमेट्स आर प्योर फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर। पार्टिकुलर कैरेक्टर यानी कि एक गैमेट रिसीव करता है सिर्फ एक फैक्टर को, तो इसीलिए इस लॉ को क्या बोला गया था आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला गया था। इसके बाद आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्रॉस इन विच वी स्टडी द inheritance of two pair of contrasting character। 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्म हम एक साथ पढ़ते हैं। और दूसरी खासियत 2 हाइब्रिड फॉर्म। हाइब्रिड भी कितने बनते हैं एक साथ 2 बनते हैं, ठीक है। मेंडल ने किया क्यों था डाइहाइब्रिड क्रॉस? जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस से इतनी जानकारी मिल गई थी तो डाइहाइब्रिड क्रॉस करने की क्या जरूरत थी, यानी कि उपयोग क्या था। मेंडल वांटेड टू ऑब्जर्व, मेंडल क्या करना चाहता था ऑब्जर्व करना चाहता था इफेक्ट ऑफ वन हेटेरोजाइगस ऑन अदर पेयर।
अदर हेटेरोजाइगस, यानी कि जब दो हाइब्रिड बनेंगे, एक हेटेरोजाइगस पेयर दूसरी हेटेरोजाइगस पेयर के साथ आएगी, तो उनका एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, मेंडल ये जानना चाहता था, इसलिए डायहाइब्रिड क्रॉस किया गया था। अब जिसके लिए जो कैरेक्टर चूज किए गए थे, जो पेरेंट्स लिए गए थे डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए, जो दो कैरेक्टर लिए गए थे, कौन कौन से लिए गए थे? एक तो सीड शेप, जो कि क्या थी, राउंड एंड रिंकल, और दूसरा जो कैरेक्टर लिया गया था वो क्या लिया गया था, सीड कलर, येलो एंड ग्रीन। इनमें सीड शेप में राउंड और सीड कलर में येलो, ये क्या थे, डोमिनेट कैरेक्टर थे। और ये क्या थे, रिंकल और ग्रीन क्या थे, ये रिसेसिव थे। तो स्टार्टिंग में पेरेंट्स क्या लिया, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये क्या हुए, राउंड एंड येलो पेरेंट्स। दूसरी तरफ क्या लिया गया, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये क्या थे, रिंकल्ड एंड ग्रीन। जब इनके बीच में क्रॉसिंग करवाई गई, पॉलिनेशन करवाई गई, तो इस तरफ से क्या आया, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इस तरफ से क्या आया, स्मॉल आर, स्मॉल आई। तो ये जो बना, ये मैं क्या बनी, F1 जनरेशन। इसको क्या बोला गया, F1 जनरेशन। और यहाँ पे स्मॉल आर को कैपिटल आर ने एक्सप्रेस नहीं करने दिया, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई ने एक्सप्रेस नहीं करने दिया। तो F1 जनरेशन जो आई वो सारे के सारे क्या है, राउंड एंड येलो। क्या है, राउंड एंड येलो। आगे हमें निकालनी थी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन मैंने बताया था किसके जरिए निकालते हैं, सेल्फिंग के जरिए, F1 इंटू F1, F1 इंटू F1। अब यहां पे तो F1 जनरेशन हमारी क्या थी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहां भी कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो सबसे पहले इनकी गैमेट्स फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, गैमेट्स। गैमेट्स कैसे बनाएंगे, पुनेट्स कैसे बनाते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो फर्स्ट गैमेट क्या, सॉरी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो पहला क्या बनेगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये चार गैमेट्स बनेंगे। यहाँ भी सेम बनेंगे। इसको नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4। चार गैमेट इस तरफ बने, चार उस तरफ बने। अब F2 जनरेशन हम निकालेंगे टेबल के ऊपर। तो फर्स्ट गैमेट क्या था, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। दूसरा
कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरफ भी यही चार, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इस तरह जब इनके बीच में क्रॉसिंग की गई तो फर्स्ट क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसकी इसके साथ, फिर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेकंड इसकी इसके साथ। अब इसकी इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, एंड नेक्स्ट वन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसकी इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। स्मॉल लेटर हमेशा पीछे लिखना है, ये याद रखना, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। नेक्स्ट स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह 16 रिजल्ट मिले हमें, 16 क्या आई टेबल के अंदर रिजल्ट आई। अब सबसे पहले हम देखते हैं F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप में जैसे मैंने बताया था, फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कैसे पेरेंट्स आए। जहां भी कैपिटल आर आया वो सारे राउंड है पहली बात तो, और जहां भी कैपिटल वाई आया वो सारे क्या है, येलो है। तो सबसे पहले हम छाटेंगे राउंड एंड येलो कितने आई। कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो, कैपिटल आर भी कैपिटल वाई भी राउंड एंड येलो, कैपिटल आर भी कैपिटल वाई भी राउंड एंड येलो। इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो, इसमें भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जहाँ भी कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आया है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, राउंड एंड येलो। अब हमें देखना है सेकंड, जो राउंड तो है लेकिन ग्रीन है, मतलब कैपिटल आर तो आया है लेकिन उसके साथ कैपिटल वाई नहीं आया। 1 2 3, मतलब 3 कैसे आए, जहां कैपिटल आर तो है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, ग्रीन। इसके बाद रिंकल येलो, जहां पे कैपिटल वाई तो आया है लेकिन कैपिटल आर नहीं आया। 1 2 3, तो 3 कैसे आ गए, रिंकल एंड येलो। और लास्ट वन कोने में जो बचा, ना कैपिटल आर आया ना कैपिटल वाई आया, रिंकल एंड ग्रीन। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आया, 9:3:1। 9:3:3:1 इसका क्या आया फिनोटाइप रेशियो, मोनो हाइब्रिड सॉरी डायहाइब्रिड क्रॉस का। डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो में हम सीधे तौर पे देखते हैं एरो के जरिए, 1
2, यानी कि 1:2 1, 2, 3, 4। एक, ठीक है, ये क्या आया? इसको सिंपली क्या देखते हैं, इस तरफ से लग जाओ, इस जैसे कितने हैं ये काउंट करने हैं, फिर इस जैसे कितने हैं वो काउंट करने हैं, और क्रॉस करते जाओ, फिर ये जैसे कितने हैं उनको क्रॉस कर दो, इस जैसे कितने हैं, इस जैसे, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट काउंट करते जाओ, और जो आते जाओ वो काटते जाओ। हमारे पास रिजल्ट आएगा 1:2:4:1:1:2:1:2:1, 122, 412, 121। ये हमारा क्या आएगा? जीनोटाइप रेशियो ऑफ द डायहिब्रिड क्रॉस। डायहिब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो। रिजल्टेंट ऑफ डायहिब्रिड क्रॉस, रिजल्टेंट ऑफ डायहिब्रिड क्रॉस, डायहिब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट दिया गया था उस लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट मतलब होता है जुड़ना, इंडिपेंडेंट होता है आज़ादी पूर्वक। देखिए डायहिब्रिड क्रॉस के अंदर, डायहिब्रिड क्रॉस के अंदर जब हमने F2 जनरेशन निकाली, क्या निकाली? F2 जनरेशन, तो उसमें 2 नए कैरेक्टर आए, 2 न्यू कैरेक्टर आए। जो वो 2 नए कैरेक्टर क्या थे? राउंडेड ग्रीन, रिंकल एंड येलो, जो पेरेंट्स से हटके थे, क्योंकि जब हमने क्रॉस किया राउंड को हमने येलो के साथ लिया था और ग्रीन को हमने रिंकल के साथ लिया, लेकिन F2 जनरेशन में राउंड ग्रीन के साथ चला गया और रिंकल येलो के साथ चला गया। इट मीन्स कि ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा, कि जब कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक कैरेक्टर, ईच एंड एवरी कैरेक्टर आर इंडिपेंडेंट, वो क्या होता है? आज़ाद होता है किसी के साथ भी जुड़ने के लिए। मतलब राउंड जो है वो मानना कि येलो के साथ स्टार्टिंग में था, ग्रीन मानना कि वो शुरू में किसके साथ था? रिंकल के साथ था। लेकिन जब ट्रांसफर होते हैं तो सीड की जो शेप है और सीड का जो कलर है, सीड शेप और सीड कलर, ये कैरेक्टर कोई आपस में बंधे नहीं हुए। जब ये ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो कोई कैरेक्टर किसी के साथ अटोट हो सकता है, किसी के साथ जा सकता है। यानी कि ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस कैरेक्टर आर इंडिपेंडेंटली असोर्ट विद ईच अदर, आज़ादी पूर्वक, जिसे बोलते हैं चांस फैक्टर, कि कोई कैरेक्टर किसी के साथ ट्रांसफ़र हो सकता है। इसी को क्या बोला गया था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक ऑब्जेक्शन था, वो ऑब्जेक्शन क्या था? दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली दोज फैक्टर, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली दोज फैक्टर। ये ला सिर्फ उन फैक्टर के लिए एप्लीकेबल था विच आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, विच आर प्रेजेंट ऑन
डिफरेंट क्रोमोसोम, यानी कि ऐसे फैक्टर जो अलग अलग क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं, ये ला सिर्फ उन्हीं के लिए क्या बैठता है, ठीक बैठता है।